गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सफल प्रजातंत्र के जो भाषण के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम कर्मानुसार जिनका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें उन्होंने चौथी शर्त के रूप में कहा था कि सफल प्रजातंत्र के लिए कानून जो शासन व्यवस्था होती है वो सभी की दृष्टि में समान होनी चाहिए। किस प्रकार से वो कहते हैं, और चौथी मान लो शर्त के रूप में उन्होंने इसी बात को आगे बढ़ावा दिया था कि एक शासन दल अपने दल के सदस्य की बात माने और अन्य दलों की भी बात माने। और फिर उन्होंने जो विधान से संबंधी बात की जाए, नैतिकता की बात की जाए, तो उन पर भी उन्होंने बल दिया था कि सफल प्रजातंत्र के लिए एक जो चौथी शर्त के रूप में है वो संविधान में सभी की आस्था हो, यानी जनता की, पूरी जनता की संविधान जो हमारा देश का संविधान है उसमें आस्था रहे। देश की शासनता परंपरा अनुसार न चले, यानी जो राष्ट्रपति है उनका भी चुनाव किया जाए, जो राष्ट्र का मुखिया उसका भी चुनाव किया जाए, और वह प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही राजा या राष्ट्रपति शासन चलाए, और सभी दल संविधान की जो नैतिकता है उनका पालन करे, उनके नियमों का पालन करे। तो इस बात पर बल देते हैं। और फिर कहते हैं आगे कि अल्पमत अगर बहुमत में अगर आपस में तालमेल बना रहे तो ही वो एक राष्ट्र के लिए, एक सफल प्रजातंत्र के लिए हितकर होता है। इसलिए प्रजातंत्र की सफलता के लिए ये भी ज़रूरी हो जाता है कि जो अल्पमत है उस पर किसी भी प्रकार का जो सत्तारूढ़ जो बहुमत रूपी जो सरकार होती है वो किसी प्रकार का उस पर अत्याचार नहीं करे, उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बढ़ाए वो। और बहुमत वाले दल को भी सरकार अगर मतलब बनती है तो वह भी अल्पमत जो है जिसका, उसको भी एक स्वतंत्र अपना कार्य करने दे स्वतंत्र रूप से, उस पर भी किसी भी प्रकार का वो और अतिरिक्त दबाव न बढ़े। उन दोनों में आपस में एक समन्वय यानी एक दूसरे में समानता के भाव होना चाहिए। और शासन चलाने के लिए कानून में स्वतंत्रता के साथ सदाचार को भी हमेशा महत्व दिया जाना चाहिए। उसकी नीति जो प्रायण है, शासन है, वो भी सुचारू रूप से चलती रहनी चाहिए। और जो विपक्ष है चाहे वो अल्पमत में ही क्यों न हो, उसे अपने विचार या एक सही कार्य को करने या गलत कार्य के प्रति विरोध करने का जो उसके पास अधिकार है उसको स्वतंत्र रहना चाहिए उस मामले में, और रहने देना भी चाहिए। तो इस प्रकार से अपने चौथी शर्त के रूप में कहते हैं। और फिर भी आगे कहते हैं कि एक जो नैतिक जो अगर नियमों की बात की जाए तो दोनों जो सदन है, मान लो लोकसभा राज्यसभा या जितने भी उसके जो बहुमत और अल्पमत है, दोनों स्वतंत्र रूप से अपने सामाजिक जो नैतिक नियम है उनका पालन करें। राजनीति में भी और नैतिकता में भी उन दोनों में समन्वयता बनी रहे। तो इस प्रकार से आगे कहते हैं। फिर आगे कहते हैं एग्जाम्पल देते हुए, अच्छा, जब मैं मुंबई विधानसभा सदस्य था तो हमारे मित्रों में से कुछ मोरारजी मुंशी तथा खरे और कुछ लोग सत्तारूढ़ थे, वो किस प्रकार से जो विधानसभा सदस्य थे और मैं भी उनके साथ था, तो एक बार उन्होंने किसी काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने दी। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने एक बार भी किसी काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा होने ही नहीं दी, यानी इस प्रकार से उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि या तो हमारे मित्र श्री मावलंकर जो उस समय अध्यक्ष स्पीकर थे उससे विधान बाह्य कहकर सहायक हो जाते थे, मतलब वो उसको बाहर मान लेते कि ये विधानसभा से बाहर का मामला है, वो उसमें कुछ नहीं कर सकते, यानी इस प्रकार से कहकर उसमें भी वो एक सहायक बन जाते थे उस कार्य के लिए। इसलिए जैसा उन्होंने स्वीकार किया मिनिस्टर विरोध कर देते थे। अगर उनका विरोध भी करते, अगर स्वीकार किया होता तो भी वो उस पर उस कार्य को वो सफल मालूम, यानी कह सकते हैं कि उसे वो मना ही नहीं करने देते थे। अतः आप जानते हैं कि जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तो क्या करना होता है। जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तो भी आदमी काम रोको प्रस्ताव लाता है, उसमें जो भी नियमित संख्या होती है तदनुसार 30-40 हस्ताक्षर उपस्थित करने पढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रकार से बच्चों आप साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं या आप पढ़ के आए हो पीछे पॉलिटिकल साइंस के अंदर, या हम कह सकते हैं कि आपने 10th क्लास में भी जो SST पढ़ी थी उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से जब एक सदन के अंदर अगर किसी भी कार्य के प्रति या किसी भी प्रस्ताव को अगर रद्द करना हो तो उसके अंदर लगभग 30 या 40 ऐसे हस्ताक्षर उपस्थित करने ही पड़ते हैं,
जिससे कि उस पर रोक लगाई जा सके। और यह हो सकता है कि यदि सरकार इस बात का निश्चय कर ले कि वह ऐसे सब काम रोको प्रस्ताव जो ऐसे लोगों की ओर से उपस्थित किए जाते हैं जो 4, 5 या 6 जैसी अल्पसंख्या के लोकसभा सदस्य हैं, तो अल्पमत रखने वाली जातियों या वर्गों को भी कभी ऐसा अवसर नहीं मिलेगा कि वे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सके। तो यानी इसका मतलब यही हुआ कि अगर बहुमत दल अगर इस तरह से अगर सदस्यों की उसमें कमी होगी तो वो कभी भी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। अल्पमत की बात हो रही है बच्चों यहाँ पर। तो इसका परिणाम क्या होता है, इन अल्पमतों में इस प्रकार की विधान विरोधी जो विद्रोही भावना पैदा होने लगती है। इसलिए यह आवश्यक है कि बहुमत कोई ऐसा काम न करे जिससे अल्पमत के प्रति उसका निरंकुश व्यवहार कहा जा सके। तो बच्चों यहाँ पर अल्पमत और बहुमत में समन्वय की बात हो रही है। अगर उन दोनों में समन्वय नहीं रहता है तो इस प्रकार का जो व्यवहार स्वाभाविक रूप से होने लगता है और फिर जो अल्पमत होता है वो बिल्कुल उस जो बहुमत रूपी जो शासन या सत्तारूढ़ शासन होता है वह उसको निरंकुश के रूप में क्या कहने लग जाता है और वह एक तरह से देश और या प्रजातंत्र के हित में नहीं होता। तो इस तरह से यहाँ पर फिर आगे कहते हैं कि मैं एक ही बात कहूँगा और उसके बाद अपना भाषण बंद कर दूँगा। तो यहाँ पर जो आखिर में मुख्य रूप से जो डॉक्टर साहब या अम्बेडकर साहब जो बात कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि मैं समझता हूँ कि सफल प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि सामाजिक या समाज नैतिक नियमों का पालन करे। तो पूरी तरह एक समाज पर बात आ गई और यहाँ पर समाज के नैतिक मूल्य की बात कहने का मतलब है कि एक ऐसे शासन का चयन करे या ऐसे प्रतिनिधि चुने जो वास्तव में प्रजातंत्र के लिए हों यानी जनता के लिए हों और देश के हित में कार्य करने वाले हों। तो यानी इस तरह से उन नियमों की बात हो रही है। और कुछ ऐसा हुआ कि राजनीति शास्त्र के आचार्यों ने शायद प्रश्न के इस पहलू पर कभी विचार ही नहीं किया है। उनकी दृष्टि में नीति प्रायण होना एक बात है और राजनीति दूसरी। तो यानी इस तरह से यहाँ पर उन आचार्यों के लिए भी वो प्रश्न उठा रहे हैं कि जो राजनीति शास्त्र को रच रहे हैं या राजनीति शास्त्र जिसने बनाए हैं उन्होंने कभी इस पहलू पर विचार नहीं किया कि किस प्रकार से एक समाज के नैतिक मूल्यों का भी विकास किया जाए जिससे कि एक सफल प्रजातंत्र का चयन हो और वो एक देश सफल प्रजातंत्र में सहायक बने। तो उनकी दृष्टि में नीति प्रायण होना ही एक बात रखे, दूसरी बात उन्होंने राजनीतिक रूप में कभी नहीं देखा। आप राजनीति सीख सकते हैं लेकिन नीति के विषय में कोरे ज्ञानी बने रह सकते हैं। मानो राजनीति बिना नीति के सफल हो सकती हो। तो यानी एक तरह से व्यंग्यात्मक बात हो रही है यहाँ पर कि राजनीतिक बनने सब चाहते हैं लेकिन राजनीति मतलब या नीति के गुण कोई नहीं सीखना चाहता। तो मुझे तो ये एक आश्चर्य में डालने वाली स्थापना मालूम देती है। तो प्रजातंत्र में होता क्या है, हम एक स्वतंत्र सरकार में प्रजातंत्र की चर्चा प्राय करते हैं। स्वतंत्र सरकार से हमारा क्या अभिप्राय होता है, इसका मतलब है कि जीवन के विशाल क्षेत्र में लोग बिना कानून के हस्तक्षेप के अपना रोज़ का कारोबार चला सकते हैं। यानी एक जीवन के विशाल क्षेत्र की बात हो रही है कि हर व्यक्ति अपना एक व्यवसाय करता ही है लेकिन क्या वह कभी उस क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी रखता है। तो कहने का मतलब तो यही है कि इसका मतलब यह है कि जीवन के विशाल क्षेत्र में लोग बिना कानून के हस्तक्षेप के अपना रोज़ का कारोबार चला सकते हैं और यदि कानून बनाना पड़े तो कानून बनाने वाले का यह विश्वास है कि वह समाज विशेष इतना सदाचार प्रायण अवश्य होगा कि उसमें कानून का पालन हो सके। तो यानी कि एक व्यक्ति कोई भी अपना अगर कार्य कर रहा है स्वतंत्र रूप से, अगर उस व्यवसाय के लिए भी अगर कानून बना दिया जाए तो जो व्यवसायी है वो उस पर पालन निश्चित रूप से करेगा। यानी जो उस पर कानून या नियम लगाए जाए तो वह उससे अच्छी तरह से अपने व्यवसाय के अंदर भी ढालेगा। यानी इस बात को यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर मानते हैं कि ऐसा कानून या नियम बनने ही चाहिए और उन पर लागू भी सख्ताई से किए जाने चाहिए। जिस एक आदमी ने प्रजातंत्र के इस पहलू पर भी ध्यान दिया है कि वह मैं समझता हूँ कि लास्की मासियत, यहाँ पर लास्की के बारे में बात करें जो एक राजनीतिक है, उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है
अपने एक ग्रंथ में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि प्रजातंत्र में यह मानकर चला जाता है कि समाज नीति परायण है, यानी जो समाज है वो हमेशा नीतियों की पालन करने वाला होता है, नीतियों के अनुसार चलने वाला होता है। यदि समाज नीति परायण न हो तो प्रजातंत्र टिका नहीं रह सकता। तो यहाँ पर उस समाज को सबसे पहले यहाँ मानते हैं कि समाज है वो एक नीति परायण है, तभी हम एक सफल प्रजातंत्र की मनोकामना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वरना प्रजातंत्र टिक ही नहीं पाएगा। तो जैसा इस समय हमारे देश में, अपने देश में जो हो रहा है कि एक सफल प्रजातंत्र यानी विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र के रूप में स्थापित है, तो अंतिम बात के रूप में कहते हैं कि मेरे मत के अनुसार जिसके बिना प्रजातंत्र का काम नहीं चल सकता वह है लोगों में सार्वजनिक अंतरात्मा, यानी सभी के प्रति या सभी के कल्याणकारी कार्यों के रूप में एक सोचने वाली, कल्याणकारी सोच रखने वाली अंतरात्मा, जिसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ न कुछ अन्याय हर देश में होता है, लेकिन अन्याय की मात्रा समान नहीं है। कुछ देशों में अन्याय का प्रभाव बहुत अधिक है और कुछ ऐसे भी है जो अन्याय के बोझ से एकदम पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर उस प्रजातंत्र की बात हो रही है बच्चों, जो किस प्रकार से दूसरे और एक दूसरे पर वो अत्याचार करते हुए मतलब अन्याय करते हैं। तो यहाँ पर वो भी अलग अलग देश में अलग अलग स्थिति मान रहे हैं, जैसा उनका संविधान है या उनका प्रजातंत्र है वैसा ही वहाँ पर अन्याय अगर होता है तो वो भी अलग अलग प्रकार के हैं। कुछ देशों में अन्याय का बहुत अधिक है, कुछ ऐसे भी हैं जो अन्याय के बोझ से एकदम पीछे जा रहे हैं। बिना किसी कठिनाई के हम इंग्लैंड के यहूदियों की बात ले सकते हैं। इन लोगों में कुछ ऐसे अन्यायों को सहन करना पड़ा जिन्हें ईसाइयों को कभी भी सहन नहीं करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि इस अन्याय के विरुद्ध केवल यहूदी लोगों को ही संघर्ष करना पड़ा और इसके मतलब इस पर इंग्लैंड के जो ईसाइयों ने कभी भी मदद नहीं की, क्योंकि वो एक समाज दो दड़ों में बंट चुका था, यहूदी और ईसाई। ईसाइयों ने बिल्कुल भी उनकी मदद के रूप में नहीं सोचा, क्योंकि वही तो अत्याचार करने वाले थे और खुद अत्याचारी कभी भी किसी भी इस प्रकार के जो वर्ग होता है उसकी कभी मदद नहीं करेगा। तो वास्तव में वे इससे पसंद करते थे कि ये सही हो रहा है, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि उनको ऐसी मदद मिल रही थी। तो वास्तविक बात तो यह थी कि वे इस अन्याय को पसंद करते थे, वो मानते थे कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए इनके साथ। तो इंग्लैंड के एक ही आदमी यहूदियों की सहायता की थी और वह आदमी इंग्लैंड का बादशाह था, यानी उसको ये बात सही लगी कि नहीं, इनके साथ में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए ईश्वर के साथ। ये बात असाधारण लगी, लेकिन इसका कारण भी असाधारण था, यानी कोई एक साधारण बात नहीं थी। उन्हें भी एक बिल्कुल असाधारण लगी थी कि एक ही समाज में रहने वाले इस प्रकार से उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, ऐसी बात उनको लगी। और बात भी वास्तव में कारण भी सही था, और वह यह था कि पुराने ईसाई कानून के अनुसार कोई यहूदी बच्चा अपने मृत पिता की जायदाद का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था। यानी इसको मानते थे, जो यहूदियों के लिए बड़ी एक समस्या खड़ी करने वाली स्थिति थी, और किसी और कारण से यह नहीं, केवल इसी कारण से कि वह यहूदी था, ईसाई नहीं था। यानी ईसाइयों को तो ऐसा धर्म था कि वो अपने जो पैतृक जो संपत्ति होती है वह उसका मालिक होता है, उत्तराधिकारी होता है। लेकिन यहूदियों के लिए ऐसा था, अगर किसी मान लो अगर एक जैसे कोई संपत्ति है तो वह दूसरे के नाम नहीं होती थी, यानी वह संपत्ति सीधे ट्रस्ट को चली जाती थी। तो इस वजह से उनमें बड़ा असंतोष था और भाषा को भी लगा भी ये तो गलत है। यानी एक ही समाज में अगर अपनी अर्जित संपत्ति है तो वह आगे आगे स्थानांतरित करते हुए अपने मालूम उत्तराधिकारी के रूप में अपनी जो संतान होती है उनको देता ही है। तो ऐसा माना उन्होंने, और जो भी बची खुची संपत्ति हो वह राज्य की ओर से उसका हकदार राजा होने के कारण वह संपत्ति राजा के अधिकार में चली जाती थी। तो राजा को ये सब अच्छा लगता, क्यों राजा को तो लगेगा बच्चों, क्योंकि उससे तो एक संपत्ति मिल रही है बिना कुछ किए हुए। तो वह प्रसन्न भी था। और जब किसी मृत यहूदी की संतान अपना प्रार्थना पत्र लिए राजा के पास पहुंचती थी तो राजा उनके मृत पिता की जायदाद में से थोड़ा सा कुछ उनको दे देता था, शेष अपने लिए रख लेता था। लेकिन जैसा मैंने कहा, यानी डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने कहा कि ये कभी किसी अंग्रेज ने यहूदियों की मदद नहीं की,
यानी इस प्रकार से उनका शोषण जो हो रहा था उसमें किसी भी अंग्रेज़ ने उनकी मदद नहीं की और यहूदी को अपनी मुक्ति के लिए स्वयं संघर्ष करना पड़ा। और सार्वजनिक अंतरात्मा होने या न होने के यह एक एक बहुत बड़ा उदाहरण है। भी सार्वजनिक अंतरात्मा नहीं थी वहाँ पर, एक तरह से पक्षपात यानी विरोधाभाव था, एक दूसरे को नीचा दिखाने की स्थिति थी। एक ही देश में इस तरह एक अन्याय शोषण हो रहा था। और सार्वजनिक अंतरात्मा की बात उस अंतरात्मा को कह सकते हैं कि जो हर अन्याय को देखकर विचलित हो उठती है, वो एक सार्वजनिक अंतरात्मा होती है। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ था नहीं, इस बात की परवाह नहीं करती कि उस अन्याय का शिकार किससे होना पड़ रहा है, यानी इसको नहीं देखा जाता। यानी सभी के लिए समान भाव, समन्वय भाव हो तो ये एक सार्वजनिक अंतरात्मा हो सकती है, वरना नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि चाहे उस व्यक्तिगत रूप से उन अन्याय से कष्ट होता हो या न होता हो, कोई भी उसे अन्याय का भाजन हो, यानी कि बंटे वो ऐसा अन्याय अगर मतलब सभी की, या तो सभी के साथ ऐसा हो या सभी के साथ फिर न्याय हो, तो उस अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाती है। मतलब यहूदी की बात हो रही है यहाँ पर कि किस प्रकार से अगर कोई व्यक्तिगत अगर समस्या रूप कष्ट आता है तो सभी को मिलजुल कर उसका सामना करना ही चाहिए। तो ये एक सार्वजनिक अंतरात्मक रूप में मालूम स्थिति देखी जा सकती है। तो आप अफ्रीका का उदाहरण ले लें, एकदम ताज़ा उदाहरण यानी करंट के रूप में एग्जांपल्स। वहाँ जो लोग कष्ट पा रहे हैं वे भारतीय हैं क्या? नहीं है। श्वेत चमड़ी वालों को कुछ असुविधा नहीं है। जो श्वेत चमड़ी है यानी जो गोरे हैं, अंग्रेज़ हैं, उन्हें कोई सुविधा मालूम वहाँ पर समस्या नहीं है, यानी कि असुविधा नहीं है। और तो भी रेवरेंट स्कॉट जो स्वयं श्वेत चमड़ी वाला है और इस अन्याय के विरुद्ध अपनी पूरी ताकत खर्च कर रहा है, यानी एक समन्वय भाव दिखा रहा है कि वो व्यक्ति किस प्रकार से एक समन्वय भाव रखते हुए उनका विरोध करता है, मतलब अपनी पूरी जो ताकत है वो लगा रहा है। पिछले दिनों मैंने पढ़ा कि बहुत से लड़के लड़कियों ने जो श्वेत जातियों के हैं वे भी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के संघर्ष में भाग लिया, यानी कि उन्होंने भी उस अन्याय अगर कहीं हुआ है अश्वेत लोगों के साथ तो उनका भी वो साथ दे रहे हैं, संघर्ष में भाग ले रहे हैं। यही एक सार्वजनिक अंतरात्मा कहलाती है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता आपको व्यर्थ चोट पहुँचे, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम कितने भुलक्कड़ हैं कि हम भूल जाते हैं कि पीछे हमारे साथ कितने कितने मान लो अत्याचार हुए हैं, अन्याय हुआ है, फिर भी हम उन्हें भूल जाते हैं समय के साथ। हम दक्षिण अफ्रीका की चर्चा करते हैं, मैं अपने मन में सोचता रहा हूँ कि हम जो दक्षिण अफ्रीका की पृथक्करण की नीति के विरोध इतना बाइबेला मचाते हैं, क्या हम जानते हैं कि हमारे हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है? तो यहाँ कह रहे हैं कि हम उस अफ्रीका की बात के मतलब विरोध कर रहे हैं, हाय अल्लाह अपने देश में मत कर रहे हैं वहाँ बैठे लोगों के लिए, लेकिन हमारे जो देश के अंदर, खुद अपने देश के अंदर उस अफ्रीका जैसा वाला हर मतलब इस तरह अन्याय हो रहा है, क्या हम उसे नहीं देख सकते? क्या हमें उससे दूर नहीं कर सकते? हम उसके प्रति आवाज़ नहीं उठा सकते? तो वह वहाँ है, हम केवल जाकर उसे देखने की ज़रूरत है। हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है, लेकिन तब भी मैंने शायद ही किसी को देखा जो स्वयं दलित वर्ग का हो, वर्ग का न हो, लेकिन तब भी दलित वर्ग का पक्ष लेकर उठ खड़ा हो। क्यों भाई इस प्रकार से ऐसा क्यों नहीं करते? हम अपने देश के अंदर इस प्रकार का समन्वय का भाव क्यों नहीं लाते? यानी अपने देश में इस तरह का यहाँ एग्जांपल्स देते हुए कहते हैं कि हम दूसरे देश में अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो हाय हल्ला करते हैं, तो क्या हमारे देश में हर गांव में ऐसा हो रहा है तो हम वहाँ ऐसा क्यों नहीं करते? हम उसके दलित वर्ग का पक्ष लेकर उठ खड़े क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि यहाँ सार्वजनिक अंतरात्मा नहीं है। तो यहाँ पर माना है कि हमारे देश में सार्वजनिक अंतरात्मा नहीं है, इसी वजह से हम उनका पक्ष लेकर खड़े नहीं होते। उनका मतलब अत्याचार के रूप में हम उन्हें देखते जाते हैं, हम उनका पक्ष नहीं धरते। फिर आगे कहते हैं, यदि यही होता रहा तो हम अपने में और अपने भारत में ही कैदी बने रहेंगे, यानी एक बार फिर से हम कैद हो जाएंगे मानसिक तौर से, मानसिक रूप से। तो इस तरह से अल्पमत वाले हैं वो इस अन्याय के तले पिस रहे हैं। तो यानी एग्जाम्पल्स दिया है कि किस प्रकार से
एक सफल प्रजातंत्र के अंदर जो बहुमत और अल्पमत होता है, उसी प्रकार से जिस तरह देश में दलित वर्ग पिसता जाता है, उनकी कोई नहीं सुनता, उसी प्रकार से हमारे देश में भी जो बहुमत दल वाले हैं वो किस तरह से अल्पमत वाले जो सदस्य होते हैं या दल होता है उसका शोषण करते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, उनकी नहीं सुन पाते या उनको स्वतंत्र अधिकार नहीं मिल पाते। तो ये एक अन्याय है। बहुमत वालों से कभी किसी प्रकार की सहायता न प्राप्त करेंगे जिससे वे इस अन्याय से मुक्त हो सकेंगे। तो इन सब से भी विद्रोह की भावना बढ़ती है और फिर एक प्रजातंत्र को खतरा पैदा हो जाता है। तो यानी एक प्रजातंत्र के लिए खतरा सबसे बड़ा अल्पमत और बहुमत जो सरकारें बनती है या जो सदस्य दल होते हैं, तो एक प्रजातंत्र के लिए खतरा पैदा हो जाता है उनमें समन्वयता का भाव न होने के कारण। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जो कुछ मैंने कहा वह कोई ऐसे पिटे पिटाए स्थिर सिद्धांत नहीं है जिनका किसी राजनीति शास्त्रज्ञ ने यानी कि राजनीति जो ज्ञाता है उसने आविष्कार किया हो। भिन्न भिन्न देशों के राजनीति इतिहासों का अध्ययन करने से मेरे अपने मन पर जो संस्कार पड़ा यह सब उसी का चित्र मात्र है कि मैंने पूरे विश्व का भ्रमण करते हुए जो मैंने अनुभव प्राप्त किया है, उस राजनीतिक इतिहासों का अध्ययन किया है, तब वहाँ से मुझे ये सब उसी चित्र का मात्र लगा है कि हमारे देश में अगर एक सफल प्रजातंत्र करना है तो सभी के अंदर समन्वयता का भाव होना चाहिए। या हम जितने भी यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने भाषण के दौरान जितनी शर्तों की बात की है तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही आवश्यक होगी। तो यहाँ इस प्रकार से कहते हैं कि मेरा विश्वास है प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक जो शर्तें हैं उन्हें हम अपने प्रजातंत्र में धारण करेंगे, हम उसे एक सफल प्रजातंत्र के रूप में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेरा विश्वास है कि हम इस सफल प्रजातंत्र के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं हम उन्हें निश्चित रूप से अपने सफल प्रजातंत्र को बनाने में लगाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जो अंतिम जो शर्त रखी है कि लोगों में सार्वजनिक अंतरात्मा हो, जो जातिगत ऊंच नीच के भेदभाव सबसे उठकर अन्याय का विरोध करे और इस तरह से जिस पर अन्याय हो रहा हो उनकी मदद करे, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करें, जो अन्याय में व्यक्ति पिस रहा है उससे मुक्ति दिलाएं, उसका सहयोग करें और पृथक्करण की नीति ना हो किसी के अंदर, यानी सभी एक सफल प्रजातंत्र के लिए मिलजुल कर कार्य करें। और जहाँ अन्याय हो रहा हो वहाँ विरोध के रूप में कानून की सीमा बढ़ाते हुए उस सीमा के अंदर कार्य करें। तो इस तरह से राजनीति के जो मान्य सिद्धांत हैं या जो मान लो एक कानून नियम के तहत सिद्धांत बनाए गए हैं उससे प्रजातंत्र को एक सफल बनाने के लिए उनका प्रयोग किया जाए, प्रयास किया जाए सबके लिए। और सबसे बड़ी बात शर्तों का पालन होना ही चाहिए। तो यानी इस प्रकार से यहाँ पर एक सफल प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए जितनी भी अत्यंत जो आवश्यक शर्तें हैं उनको निश्चित रूप से लागू करें। तो बच्चों एक सफल प्रजातंत्र के लिए भीमराव अंबेडकर जो एक बड़े राजनीतिक ज्ञाता थे, विद्वत थे उसमें, तो किस प्रकार से अपने विचारों को रखते हुए वो एक सफल प्रजातंत्र के रूप में और एक सचमुच वो एक महापुरुष थे जो आज हमें वर्तमान में जो प्रजातंत्र हम देख रहे हैं ये सब उनकी ही देन थी। तो बच्चों आगे हम अभ्यास प्रश्न के रूप में कल कर्मानुसार अध्ययन करेंगे। आज हम इस अध्ययन का दोहरान करते हुए आप दोहरान करेंगे, इसका अध्ययन कंप्लीट हुआ, कल हम आप अभ्यास प्रश्न करेंगे बच्चों। जय हिंद।